दोस्तों, जस्ट म्यांमार ने रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम कर देश से निकलने पर मजबूर कर दिया, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया, लात घूसे गालियां खाने पर मजबूर कर दिया। आज वही म्यांमार दहल गया है, धरती कांप उठी है, इमारतें हिल गई है और लोग चीख पुकार रहे हैं। म्यांमार और थाईलैंड में एक के बाद एक दो भूकंप आए हैं, जिसके झटके सदियों में सबसे खतरनाक बताए जा रहे हैं। तस्वीरें देखकर यकीन मानिए आपकी रूह कांप जाएगी। आज के इस वीडियो में आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि कैसे तिनके की तरह इमारतें बिखर रही हैं। अमेरिका ने एक बार फिर से यमन पर बड़ी बमबारी कर दी है। इस बार निशाना बना है सिविलियन एयरपोर्ट और रिहायशी इलाके, हुती नियंत्रित इलाके और मस्जिद भी। क्या ये हमला सिर्फ यमन पर है? इसके पीछे इसराइल को बचाने की साजिश छुपी है, क्योंकि जब यमन ने इसराइली जहाजों को रोका तभी अमेरिका और ब्रिटेन ने हमला कर दिया। इन सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको दूंगी। गजा में हमास के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी आज बात करेंगे। अमेरिका और इसराइल का जुल्म अब नए मुकाम पर पहुंच गया है। एक तरफ इसराइली सैनिक खुद को गोली मार रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका यमन पर हमला कर रहा है और जो लोग इंसाफ की आवाज उठा रहे हैं उन्हें जेल में ढकेला जा रहा है, जबरन डाला जा रहा है। ये कौन सा लोकतंत्र है जहां सच बोलना गुनाह बन गया है? बताऊंगी आपको, इसलिए आज का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज ये भी आपको बताऊंगी कि क्या अमेरिका के आगे भारत मोदी सरकार झुक गई है। अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश कि लाइक जरूर से कर दिया करिए और सभी को अलविदा जुमा बहुत बहुत मुबारक। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों से यही गुजारिश है कि कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले म्यांमार की बात करते हैं, क्योंकि म्यांमार में शुक्रवार यानी फ्राइडे को सुबह 6:20 के करीब यूटीसी पर म्यांमार के मंडाले शहर के पास 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र सगाइंग क्षेत्र से 12 किलोमीटर की दूरी पर था और इसकी गहराई मात्र 10 किलोमीटर थी। कहीं बाहुबली इमारतें गिर गई तो कहीं स्विमिंग पूल से पानी नीचे गिर गया। ये सिर्फ कपन नहीं, कुदरत का वो कहर है जो एक पल में तबाही मचा सकता है। इसका असर भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन समेत 5 देशों में रहा है। पड़ोसी देश थाईलैंड तक असर महसूस हुआ, जहां शक्तिशाली भूकंप के झटके ने जिंदगियों को तहस नहस कर दिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत गिर गई, जहां दर्जनों श्रमिक फंसे हुए हैं। म्यांमार और थाईलैंड दोनों जगह आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। कम से कम 20 लोगों से ज्यादा की मौत की खबर है। हालांकि दोस्तों, ये आंकड़े बढ़ सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ कि कितनी भयानक खौफनाक तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी की पूरी बिल्डिंग के शीशे देखते ही देखते पल भर में, सेकेंड्स में नीचे गिर गए और लोग भागने लगे। अफरा तफरी मच गई चारों तरफ। जो बचाव कर्मी थे उनको भी आप भागते हुए इस वीडियो में देख सकते हैं। धुआं देखिए कि कितनी जो गर्दा उठ रहा है, जो धूल मिट्टी इमारत के गिरने से उठी, वो आप देख सकते हैं कितनी दूर दूर तक फैल गई। एक और वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये घर देखिए कैसे तिनके की तरह घर बिखरता हुआ, आलीशान बंगला जो है वो बिखरता हुआ आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा बंगला जो है वो टेढ़ा हो गया। ऐसा भूकंप है कि आप अंदाजा लगाइए। जो घर है, जो बिल्डिंग्स है, कई इमारतें बिल्डिंग्स है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से टेढ़ी हो गई, सेकेंड्स में गिर गई। एक और तस्वीर देखिए, इसमें देखिए एक पूरी ऊंची इमारत थी जिसमें ऊपर स्विमिंग पूल था और बिल्डिंग, ऐसा भूकंप आया कि पूरा पानी जो था स्विमिंग पूल का वो पूरी बिल्डिंग से नीचे गिर गया। आप अंदाजा लगाइए कि 7.9 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप कहीं पर बताया जा रहा है, कहीं पर 7.7 भी कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों सोचिए, आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग के स्विमिंग पूल का पानी कैसे नीचे गिर रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खौफनाक और कितना भयानक ये भूकंप है म्यांमार में जो आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोगों को बचाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। घरों में, मलबों में जो लोग दबे हैं उन्हें निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं रोड पर गाड़ियां चल रही है और अचानक से सारी गाड़ियां भूकंप के झटके महसूस करके रुक जाती हैं और देखिए कैसे पूरी इमारत किसी तिनके की तरह जैसे एक हवा के झोंके से गिर गई। एक और तस्वीर देखिए, बिल्डिंग के स्विमिंग पूल से पानी गिरता हुआ इसमें भी नजर आ रहा है कि कैसे किस तरह से
पानी गिर रहा है और पूरी बिल्डिंग कांप रही है। ऐसा भूकंप था कि पुल तक गिर गए हैं म्यांमार में। तस्वीर देखिए, पुल गिरने की भी तस्वीर आपको साफ तौर पर नजर आ रही होगी। भूकंप से लोग डर कर भागते हुए नजर आ रहे हैं, कोई सर बचा रहा है तो कोई अपनों को ढूंढ रहा है। देखिए कैसी कैसी आफत मची है, भगदड़ मची है म्यांमार में इस वक्त। एक और खौफनाक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज की ये तस्वीर लग रही है और देखिए लोग, भूकंप की वजह से लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं और अचानक से बिल्डिंग से कहीं से पानी आता है और सारे लोगों को बहाकर अपने साथ ले जाता है। रोड पर ही भयानक भूकंप की वजह से पानी जो है वो गिर के आता है। सोचिए कितना भयानक ये भूकंप था। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक और तस्वीर देखिए, किसी होटल का, किसी स्विमिंग पूल के होटल का ये वीडियो नजर आ रहा है और देखिए कैसे पानी, देखिए कैसे उछल रहा है, उफान मार रहा है भूकंप की वजह से। दोस्तों थाईलैंड में भी ऊंची ऊंची इमारतें गिर गई हैं और स्विमिंग पूल से पानी बहने लगा। चीन के युआन्ना प्रांत में भी तेज झटके महसूस किए गए हैं। बांग्लादेश और भारत के कुछ इलाकों में भी हल्की जो है वो हलचल दर्ज की गई है। कितना नुकसान हुआ फिलहाल ओवरऑल नुकसान जो है वो उसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है, लेकिन दोस्तों भारी नुकसान म्यांमार के मंडाला में हुआ है क्योंकि कई इमारतें किस तरह से ढहती हुई नजर आई वो आपने देखा। बाहुबली इमारतें झुकी हुई नजर आई और कई जगहों पर इमारतों की दीवारें दरक गई हैं। म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश में भूकंप के भयानक झटके को लेकर लोग जो है वो सहमे हुए हैं। अब अंदेशा है कि म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश के तटीय इलाकों में सुनामी भी आ सकती है। ये बेहद शक्तिशाली भूकंप माना जा रहा है और इससे जोरदार नुकसान की खबरें भी हैं। हालांकि वहां की सरकार ने, यानी म्यांमार की और थाईलैंड की सरकार ने सुनामी के बारे में अभी स्पष्ट चेतावनी जारी नहीं की है। सोशल मीडिया पर थाईलैंड को लेकर भी लोग ये कह रहे हैं कि भूकंप का केंद्र म्यांमार में बताया जा रहा है, जिसका असर थाईलैंड के बैंकॉक शहर में भी देखने को मिला। और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ये लिखा कि बैंकॉक भूकंप में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, पूरा शहर मलबा बन गया। हालांकि दोस्तों इसमें कितनी हकीकत है ये अभी खबरों के आने तक सस्पेंस इस पर बना हुआ है कि कितने लोग मारे गए हैं, क्योंकि लगातार मैंने बताया कि मलबे में लोग दबे हैं, जिससे मौत के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों ये वही म्यांमार है जहां से रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम कर, उनका नरसंहार कर उन्हें वहां से निकाल दिया गया था, वहां से भगा दिया गया था। दरअसल 1982 में म्यांमार सरकार ने एक नया नागरिकता कानून पास किया था, जिसमें रोहिंग्या जो है वो राजविहीन हो गए और उन्हें देश से निकाला जाने लगा। 2012 में इसी तरह रखाइन प्रांत में दंगे हुए जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों को टारगेट किया गया। 2017 में म्यांमार सेना ने रोहिंग्या गांवों पर हमले किए, हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग देश छोड़कर बांग्लादेश, भारत, मलेशिया और अन्य देशों में शरण जो है लेने लगे। उनको वहां पर आसरा लेना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र ने जो सेना की कार्रवाई थी, जो हमले थे, उसे जातीय सफाया यानी कि एथनिक क्लेंजिंग बताया था। सोचिए दोस्तों, जिस म्यांमार ने इतना जुल्म किया रोहिंग्या मुसलमानों पर, जिस तरह का आज गजा का हाल है, उसी तरह का उस वक्त म्यांमार का हाल था। और आज देखिए किस तरह का, कहते हैं ना कि किसी का जो हाय होती, किसी की बद्दुआ होती है, वो खाली नहीं जाती। और देखिए किस तरह की हालात, किस तरह की सिचुएशन आज म्यांमार में बन गई है कि लोग स्विमिंग, पानी का झटका आ रहा है, लोगों को उड़ाकर ले जा रहा है, तिनके की तरह बिल्डिंग्स जो है वो गिरती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि दोस्तों ये कुदरत का कहर ही है, आपदा ही है, लेकिन जो चीजें जो आप करते हैं उसका फल कहीं ना कहीं, किधर न किधर से आपको मिलता ही है। चलिए अब अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर अमेरिका से रिलेटेड है दोस्तों। अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को तड़के यमन की राजधानी सना में भीषण हवाई हमले कर दिए हैं। अमेरिका के B-2 स्टिल्थ बॉम्बर हमले में शामिल थे। हमलों की तीव्रता पहले से ज्यादा भयानक थी। कम से कम 17 हवाई हमले किए गए, जिसमें सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हुती नियंत्रण इलाकों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। अल लुहैया यानी कि हुदैदा और अल ज़ौफ में भी भारी बमबारी हुई, यानी कि राजधानी सना समेत कई जगहों पर मिसाइलें बरसाई गई अमेरिका द्वारा। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार इन हमलों में कई यमनी नागरिक घायल हो गए हैं और घरों और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के हवाई हमले से सना के अल क्यादा स्ट्रीट पर एक मस्जिद को भी निशाना बनाया गया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तबाही है वो मस्जिद में हुई है। शीशे आप टूटे हुए देख पा रहे होंगे। इस हमले में कई नमाजी जख्मी भी हुए हैं। आप सोचिए
क्या ये आतंकवाद नहीं है? और भी मजे की बात सुनिए जरा। अमेरिका ने यमन के उस सना शहर पर बमबारी की है जहां अमेरिकी पत्रकार जैक्सन हिंकल वर्तमान में रहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका अपने ही नागरिकों को मारना चाहता है? ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरी दुनिया गजा में इसराइल के हमलों पर नाराज है। अमेरिका एक तरफ इसराइल को अरबों डॉलर का समर्थन दे रहा है और दूसरी तरफ यमन के लोगों पर बम बरसा रहा है। दरअसल यमन की सेना ने इसराइली जहाजों के रेड सी यानी कि लाल सागर से गुजरने पर रोक लगाई। यमन का कहना है कि जब तक गजा में नरसंहार रुकेगा नहीं तब तक इसराइली जहाजों को रास्ता नहीं मिलेगा। और बस इसी फैसले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर हमला कर दिया। यानी कि अमेरिका सीधे सीधे इसराइल की हिफाजत कर रहा है और जो कोई भी फिलिस्तीन का समर्थन दे रहा है उसे तबाह कर दिया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान भी दिया है कि हमारे हमले उम्मीद से ज्यादा सफल रहे और हम इसे लंबे समय तक जारी रख सकते हैं। मतलब अमेरिका अब खुलकर कह रहा है कि वो यमन को तबाह करके ही मानेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कोई अमेरिका से पूछेगा कि वो कब तक निर्दोष लोगों के खून से अपने हाथ रंगता रहेगा? जब कोई दूसरा देश ऐसा करता है तो अमेरिका उसे आतंकवाद कहता है, लेकिन जब वो खुद बम बरसाता है तो उसे आत्मरक्षा कहा जाता है। आखिर ये कौन सी लड़ाई है जिसमें सिर्फ मरते बेगुनाह हैं, सिर्फ नुकसान बेगुनाह मासूमों का होता है? हालांकि खबरों के अनुसार अमेरिकी हमलों के जवाब में यमन ने अमेरिका और इसराइल पर मिसाइलें दाग दी है। यमनी सेना के मुताबिक उन्होंने तेल अवीव यानी इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल दागी है और उन्होंने इसराइल के दक्षिणी सैन्य ठिकाने पर पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी है। यानी कि अब ये जंग सिर्फ यमन तक सीमित नहीं है, अब ये अमेरिका और इसराइल के घर तक पहुंच चुकी है। आपको बता दूं कि यमन इस जंग से 10 साल से जूझ रहा है। 2015 में सऊदी अरब और यूएई ने अमेरिका और नाटो के समर्थन से यमन पर हमला किया था। अब फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। बस इस बार अमेरिका और ब्रिटेन खुद मैदान में आ चुके हैं। वहीं गजा में इसराइल के हमले को लेकर यमन के नेता का साफ ये बयान आया है कि इसराइल ने अमेरिकी गारंटी के बावजूद युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया है, तोड़ दिया है। अब सवाल ये है कि कब तक अमेरिका सिर्फ तमाशा देखता रहेगा? इसराइल ने उसकी गारंटी के बावजूद युद्ध विराम का उल्लंघन किया और अब गजा का साथ देकर अमेरिका ही यमन पर इसराइल के समर्थन में हमले कर रहा है। मकसद साफ है, अमेरिका का फायदा। अमेरिका का ट्रंप का जो गजा को लेकर प्लान है वो आप जानते ही हैं। ट्रंप वो प्लान अपना बता चुके हैं, गजा पर कब्जा करना। और अब तो यमनी नेता ने भी ये कहा है कि इसराइल इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा जमाने की साजिश कर रहा है, या तो सीधे कब्जा करके या फिर युद्ध छेड़कर। अब बात गजा में हमास के खिलाफ प्रदर्शन की करते हैं। जब अपने ही लोग सड़कों पर उतर आए तो समझो कुछ बड़ा हो रहा है। गजा में लोग हमास से नाराज क्यों हैं? क्या वाकई लोग हमास को हटाना चाहते हैं या इसके पीछे कोई और साजिश है? गजा से आ रही खबरें चौंकाने वाली है दोस्तों। बीबीसी की एक खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताया गया है कि सैकड़ों लोगों ने हमास के खिलाफ प्रदर्शन किया और हमास आउट के नारे लगाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रदर्शन जनता की नाराजगी को दिखाता है या इसके पीछे कोई और खेल चल रहा है? ये समझने के लिए सबसे पहले सिचुएशन और बैकग्राउंड समझिए। 18 मार्च से इसराइल ने फिर से गजा पर हमला शुरू कर दिया है। लगातार बमबारी हो रही है, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। हमास और इसराइल के बीच युद्ध अक्टूबर 2023 से जारी है और इस बीच अमेरिका ने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, लेकिन दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया। अब ये जो प्रदर्शन हुआ उसकी वजह भी जान लीजिए। युद्ध से थक चुके लोग, यानी कि लोग जो है वो युद्ध से थक चुके हैं। गजा के लोग अब शांति चाहते हैं, वे मरना नहीं चाहते। एक महिला ने बीबीसी को ये बताया कि हम ना सो सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ये जिंदगी नहीं अपमान है। दूसरा कारण भूख, गरीबी और तबाही है। कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमास सत्ता से हटेगा तो शायद मानवीय सहायता यानी कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो बढ़ेगी और हालात सुधरेंगे। राजनीतिक अस्थिरता भी एक कारण है। गजा में 2007 से हमास सत्ता में है, जबकि वेस्ट बैंक में फतह पार्टी की सरकार है। इस बंटवारे ने फिलिस्तीनी जनता को नुकसान पहुंचाया है। अब सवाल ये भी है कि क्या ये प्रदर्शन प्रायोजित था, यानी कि प्री प्लान्ड था, प्लान किया गया था? कुछ जानकार इसे जनता का स्वाभाविक गुस्सा बता रहे हैं तो कुछ इसे पश्चिमी देशों की एक साजिश भी बता रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार कुछ प्रदर्शनकारियों ने पहचान छुपाने की शर्त पर यह कहा कि उन्हें डर है कि अगर वे हमास के खिलाफ खुलकर बोलेंगे तो उनके परिवार पर हमला हो सकता है। एक फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट अब्दुल हमीद अब्दे अती ने यह
कहा कि अधिकांश प्रदर्शनकारी और प्रदर्शनों के आयोजक राजनीतिक रूप से स्वतंत्र युवा लोग हैं जिनके किसी राजनीतिक गुट से संबंध नहीं है। वहीं गजा के बाहर रह रहे ऐसे कई लोगों ने बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार बीबीसी से ये बताया जिनका ये कहना है कि इस प्रदर्शन में उनका हाथ था। हमास का रुख क्या आया है इस प्रदर्शन को लेकर, ये भी लोग जानना चाहते हैं। तो हमास के समर्थकों ने इस प्रदर्शन को जो प्रदर्शनकारी हैं उससे जो है असहमति जताई है, उसकी अहमियत को कम करने के लिए दिखाने की कोशिश की और इसमें भाग लेने वालों को गद्दार करार दिया। उनका कहना है कि इस्राएली हमले जारी हैं, ऐसे समय में जनता को एकजुट रहना चाहिए। दूसरी तरफ इस्राएली सेना की बर्बरता की हद जो है वो बढ़ती जा रही है। कुछ न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार फिलिस्तीन के जनीन में एक घायल शख्स को ले जा रही एम्बुलेंस को इस्राएली सैनिकों द्वारा रोक दिया गया। तस्वीरें भी आप एम्बुलेंस की देख सकते हैं कि किस तरह से एम्बुलेंस को रोका गया। मतलब जख्मी इंसान की जान जाए तो जाए, लेकिन इस्राएल को कोई फर्क किसी बात से नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, नबलुस के बीत फुरिक इलाके में सैकड़ों रोजदारों को अपने ही घर जाने से रोक दिया गया। लोगों को घंटों तक चेक पॉइंट पर इंतजार कराया गया ताकि वे इफ्तार ना कर सके। इन अत्याचारों के बीच इस्राएली सैनिकों की आत्महत्या भी जारी है। इस्राएल की सेना यानी कि आईडीएफ का एक और सैनिक रोनन पोर्टनोई अपने ही बेस में मृत यानी मरा हुआ पाया गया। आधिकारिक बयान में कहा गया कि उसने आत्महत्या की है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों? गजा पर जो बम बरसाए जा रहे हैं उसमें मासूम बच्चों की चीखें शायद कुछ इस्राएली सैनिकों को भी सोने नहीं दे रही है, उनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्या दोस्तों ये युद्ध जो है वो मानसिक बोझ बन गया है? क्या सैनिक खुद, इस्राएल के सैनिक खुद ये महसूस कर रहे हैं कि वे गलत काम कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। अब अगली खबर पर आते हैं। अमेरिका में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो खेल चल रहा है वो अब खुलकर सामने आ चुका है। एक तरफ इस्राएल को खुली छूट है, दूसरी तरफ जो लोग गजा के हक में आवाज उठा रहे हैं उन्हें जेल में डाला जा रहा है। और अब मामला इतना बढ़ गया है कि न्यूयॉर्क के सबसे बड़े टावर ट्रंप टावर पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया है। न्यूयॉर्क में जूइश वॉइस ऑफ पीस नामक संगठन ने ट्रंप टावर पर प्रदर्शन किया है। उनका एक ही मकसद था, महमूद खलील को आजाद करना। महमूद खलील फिलिस्तीनी मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जिन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल थे, लेकिन अमेरिकी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और डिपोर्ट करने की धमकी दी। ग्रीन कार्ड होल्डर होने के बावजूद उन्हें आईसीई यानी कि इमिग्रेशन विभाग ने हिरासत में ले लिया। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने गजा के हक में प्रदर्शन किया। ट्रंप टावर पर हुआ ये सिर्फ एक छोटा सा प्रदर्शन नहीं था दोस्तों, बल्कि सैकड़ों लोग ट्रंप टावर में घुस गए। लेट गजा लिव, स्टॉप बॉम्बिंग इस्राइल जैसे नारे गूंजने लगे। नो अनदर निकल, नो अनदर डाइम, नो मोर मनी फॉर इस्राइल्स क्राइम जैसे नारे लगने लगे। तस्वीरें देखिए सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर। अब सोचिए, जो लोग नाजियों के खिलाफ लड़ते थे वही आज फिलिस्तीन के हक में खड़े हैं। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है? जो इस्राएल के खिलाफ बोले उसे गिरफ्तार करो, जो गजा के मासूमों के लिए आवाज उठाए उसे डिपोर्ट करो, इस्राएल को हथियार दो, पैसे दो, लेकिन प्रदर्शनकारियों को जेल में डाल दो। अमेरिका कहता है कि वो लोकतंत्र का गढ़ है, मगर जब बात आती है इस्राएल के विरोध की तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कचरे के डिब्बे में फेंक दी जाती है। फ्री महमूद, फ्री देम ऑल के नारे लगाते हुए सैकड़ों लोगों ने ट्रंप टावर को किस तरह से घेर लिया, आपने तस्वीरें देखी। और पुलिस ने 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अभी महमूद जेल में है, लेकिन कोर्ट ने उनकी डिपोर्टेशन पर रोक लगा दी है। मगर ये लोकतंत्र है? आप खुद सोचिए, जहां शांतिपूर्ण विरोध करने पर जेल में डाला जाए वो लोकतंत्र कतई नहीं हो सकता। अब बात अमेरिका और भारत की करते हैं। जिस भारत सरकार के प्रधानमंत्री खुद को 56 इंच की छाती वाला बताते हैं, वो आज अमेरिका के सामने झुक रहे हैं। ये खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, हेडलाइन देखिए क्या लिखा है। इंडिया प्लान्स मोर कट्स टू अपीज ट्रंप बिफोर हिज अप्रैल 2 डेडलाइन, यानी कि भारत 2 अप्रैल की समय सीमा से पहले
ट्रंप को खुद खुश करने के लिए और कटौती की योजना बना रहा है। पहले नोटबंदी और जीएसटी से छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ी, अब अमेरिकी के दबाव में भारत अपनी अर्थव्यवस्था को और कमजोर कर रहा है। आखिर मोदी सरकार देश को कहां ले जाना चाहती है? भारत सरकार फिर से अमेरिकी दबाव में झुक रही है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं की तो वो भारत पर भारी टैरिफ लगा देंगे। और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने घुटने टेकते हुए फिर से कुछ चीजों पर टैक्स घटाने का प्लान बना लिया है। मामला दरअसल ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि भारत उन प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाए जो अमेरिका में बनते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, प्लास्टिक, एयरक्राफ्ट, पैराशूट और क्रूज शिप्स जैसी चीजें शामिल हैं। अभी इन पर 7.5% से 10% तक ड्यूटी लगती है, जिसे और घटाने की तैयारी हो रही है। इसका असर क्या होगा सोचिए। भारतीय इंडस्ट्री को भयानक झटका लगेगा। भारत में बनने वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड और कम हो जाएगी। छोटे और मझोले जो उद्योग हैं, यानी कि एमएसएमई पहले ही नोटबंदी और जीएसटी से पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं और अब और भी मुश्किलें बढ़ेगी। किसानों को नुकसान होगा। अमेरिका के साथ ट्रेड बैलेंस करने के लिए भारत को कुछ सेक्टरों से समझौता करना पड़ेगा, जिसमें कृषि सेक्टर भी शामिल हो सकता है। पहले से कर्ज में डूबे किसान और मुश्किल में आ सकते हैं। अर्थव्यवस्था पर बुरा असर भी पड़ेगा। अर्थव्यवस्था का हाल पहले से ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अब जो है पहले ही बेरोजगारी बढ़ी हुई है और अब ये नया झटका इंडस्ट्री को और भी ज्यादा डुबा सकता है। भारत के ट्रंप के आगे झुकने के प्लान को लेकर लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को सोशल मीडिया पर घेर रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट किया, आपकी स्क्रीन पर वो ट्वीट देखिए। बड़े काम की उन्होंने बातें, जानकारी वाली बातें लिखी हैं, स्क्रीन पर देखिए। इंग्लिश में ट्वीट है, मैं आपको हिंदी में इसका अनुवाद बताती हूँ। लिखते हैं कि मोदी सरकार जो खुद को 56 इंच की छाती वाला बताते थे, अब अमेरिका और चीन के सामने कमजोर पड़ती जा रही है मोदी सरकार। अमेरिका के दबाव में भारत कुछ खास अमेरिकी उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी और घटाने की तैयारी कर रहा है। पहले ही नोटबंदी और गलत तरीके से लागू किए गए जीएसटी ने छोटे और मझोले व्यापारियों यानी एमएसएमई की कमर तोड़ दी है। अब ये नया टैरिफ विवाद किसानों के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले ही संघर्ष कर रही है, लेकिन सरकार के फैसले इसे और मुश्किल में डाल रहे हैं। आम जनता को महंगाई और बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा है, लेकिन सरकार सांप्रदायिक राजनीति में उलझी हुई है। बात तो वैसे सही है दोस्तों। मोदी सरकार की 56 इंच की छाती का क्या हुआ, ये बड़ा सवाल है। जब चीन हमारे बॉर्डर पर घुसा तब सरकार चुप रही। जब अमेरिका दबाव बनाता है तब सरकार चुप हो जाती है। लेकिन जब अपने ही देश के किसानों और छोटे व्यापारियों की बात आती है तब सरकार चुप क्यों रहती है? क्यों चुप? उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। सवाल अब ये है कि क्या मोदी सरकार की नीतियां भारत को कमजोर कर रही हैं? क्या भारत सरकार को अमेरिका के आगे झुकना चाहिए या अपने देश के हित में मजबूती से खड़ा होना चाहिए? आपके क्या विचार हैं इस पर? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक करके ही जाइएगा और दोस्तों शेयर भी वीडियो को कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।